नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एम आरती और आप देख रहे हैं मध्य निषेध का सीरीज बैच जिसमें कि एमसीक्यू आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है। तो लेते हैं आज हम लोग जो प्रश्न हम लोग का है आज स्टार्ट होगा कहाँ से 71 से और 71 से हम लोग कवर करेंगे 105 नंबर तक प्रश्न कवर करेंगे। आइए जो साथ में रहेंगे ऑनलाइन के साथ हम मेरे साथ साथ तो आप बना सकते हैं साथ साथ, है ना। आपको कैसा लगता है वीडियो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है या क्या है ना। चलिए क्या हुआ वीडियो रुक गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न बनाते हैं जो साथ में जुड़ेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पर है पहला प्रश्न हम लोग के सामने में है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले जो आपको किसके द्वारा यह शुरू की गई थी। तो सांप्रदायिक जो आता है और सांप्रदायिकता पर जो है डिमांड किया जाता है किसके द्वारा, यह जो है आपको मुस्लिम लीग के द्वारा। और यहाँ पर जो है 1909 में देखने को मिलता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जो है यह रिफॉर्म किया जाता है ना। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली को यहाँ जो है डिमांड पूरा किया जाता है। कब से, ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। आंसर क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आंसर आपका डी आंसर देखने को मिल रहा है कि भारत सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली में सबसे पहले किसके द्वारा ये शुरू की गई थी, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ये शुरू की गई थी। आते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न लेते हैं कि आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या है। और 72 नंबर जो जहां से सीरीज खत्म करेंगे वहीं से आगे हम लोग प्रश्न को बढ़ाएंगे, है ना। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती बात कर रहे हैं, समवर्ती सूची है ना। तो महत्वपूर्ण वैसे 4 सूची होती है लेकिन महत्वपूर्ण आप लोगों को जो देखने को मिलता है क्या क्या देखने को मिलता है, संघ सूची देखने को मिलता है। चलिए मेरे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आपको 3 सूची आपको देखने को मिलता है। संघ सूची देखने को मिलता है और उसके बाद जो देखने को मिलता है राज्य सूची देखने को मिलता है। और इस दोनों के मध्य में जिसमें कि दोनों कानून बनाया जा सकता है, इस तरह से रीजनिंग में पढ़े होंगे जिसमें दोनों कानून बनाया जाता है, इसको बुलाता है समवर्ती सूची, है ना। यहाँ पर समवर्ती सूची और यह जो है आपको सेंट्रल है तो ये केंद्र, और ये जो आपको देखने को मिलता है ये राज्य सूची देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार का प्रमुख सूची है और जो सूची अब बच गया तो एक अवशिष्ट भी होता है जिसमें कि केंद्र कानून बनाता है, तो अवशिष्ट सूची, है ना। तो अवशिष्ट सूची के बारे में अभी हम लोगों को अभी आवश्यकता नहीं अवशिष्ट के, तो अवशिष्ट छोड़ देते हैं। 3 पर कम से कम आप याद रखेंगे, 3 सूची। और यहाँ पर जो है आपको जैसे शिक्षा है, जंगल है, व्यापार है, मैरिज है ना। इस सभी पर जो आपको देखने को मिलता है किसके द्वारा, आपको समवर्ती सूची, मतलब कि दोनों कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, सभी पर देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि समवर्ती सूची का जो है विषय के अंतर्गत कौन सा आता है। तो सभी पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले पुलिस पर बात करते हैं। तो पुलिस जो है आपको किसके अंतर्गत, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस जो है किस पर, राज्य सूची पर, है ना। व्यापार अभी जस्ट पता है कि व्यापार जो आपको देखने को मिलता है ट्रेड व्यापार, है ना। व्यापार वैसे दोनों के अंतर्गत आता है, कुछ व्यापार जो है केंद्र के पास रहती है, कुछ व्यापार आपको रहती है। यहाँ पर व्यापार आप स्पष्ट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के पास रहेगा और राज्य के भीतर भी व्यापार होती है। और इसके बाद एक होती है आपको रक्षा, रक्षा जो आपको देखने को मिलता है यह किसके पास, तो यह आपको केंद्र के पास रहता है ना। ये केंद्र के पास रहता है, कोई दिक्कत यहाँ पर। और यदि बात करें आपको कि निम्नलिखित में से संवर्ती, तो वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, और शिक्षा, यह जो है आपको किसके लिए आता है, तो ये आता है आपको संवर्ती सूची के। तो आंसर यहाँ पर बनेगा, व्यापार नहीं बनेगा, आंसर बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ पर ए नंबर आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ छात्र जो है यहाँ पर सी भी लगाए थे आंसर, तो सी 1 नहीं रहेगा तो हो सकता है 1 यदि दे दिया है तो 1 जो है आपको प्राथमिकता 1 को ही मिलेगा, ठीक है। वैसे ट्रेड व्यापार भी लिखे हैं कि समवर्ती में आती है, लेकिन यहाँ पर जो ये व्यापार लिखा है ये किस व्यापार का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, इसका कहने का अर्थ है। यदि 4 में से उचित आंसर चूज करेंगे तो मेरे लिए जो उचित आंसर होगा तो यह होगा आपको ए नंबर आंसर होगा। किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे। ये सब तो जानते हो कि संघ सूची में कितना विषय है, राज्य सूची में कितना विषय है, जान रहे हैं। संघ सूची में यदि बात करें कि संघ सूची में वर्तमान में बात करें कि संघ सूची में कितना विषय है, चलिए इसी स्लाइड पर कर लेते हैं कि संघ सूची में यदि बात करें कि संघ सूची में कितना विषय है, संघ सूची में कितना है, तो संघ सूची में आपको देखने को मिलेगा 100, है ना। संघ सूची में कितना अभी वर्तमान में है, आपको 100 देखने को मिलता है। वहीं पर यदि बात करें कि आपको राज्य सूची में, पहले राज्य सूची में कितना होता था, अभी राज्य सूची में कितना है, पहले जो आपको होता था कितना, आपको 61, है ना, 66
पहले जो आपको देखने को मिलता था 66 होता था, अब जो है इसमें देखने को मिलता है 61 देखने को मिलता है ना, और यहाँ पर 47 52 देखने को मिलता है। पहले 47, अब जो है यहाँ पर 52 आपको देखने को मिलता है। 5 जो है यहाँ पर आपको बढ़ा दिया गया, ठीक है, यहाँ पर से 5 कमाया गया है और यहाँ से जो है 5 आपको रखा गया है। पहले यहाँ पर कितना था, तो आपको पहले 66, पहले यहाँ पर लिख लेंगे पहले, ठीक है, पहले 66 हुआ करता था। अभी वर्तमान में जो है आपको, वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में आपको 61 है, ठीक है, और वर्तमान में यहाँ पर कितना है, 52 है। पहले ये 47 हुआ करता था। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। अगला प्रश्न यदि बात करें कि निम्नलिखित में से आप लोगों को पढ़ाना है प्रश्न, ये जो है एक तरह से एमसीक्यू है, एक तरह से खेल के तहत जो है ये आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। कौन सा मैसेज है भाई साहब, किनका मैसेज है ना, शंभू कुमार जी मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो शंभू जी मैसेज क्या कर रहे हैं, आगे कुछ तो लिखे, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण विरुद्ध जो है अधिकार प्रदान करता है। आसान सा प्रश्न है, बता सकते हैं कि 21 में क्या है, 14 में क्या है, 19 में क्या है, 23 में क्या है। 21 बात करते हैं, 21 शॉर्ट में बात करते हैं कि 21 में आपके लिए क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो आपको देखने को मिलता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको कहां पर देखने को मिलता है, जीवन दैहिक स्वतंत्रता, ये सब जो आपको देखने को मिलता है कहां पर देखने को मिलता है, जीवन दैहिक स्वतंत्रता देखने को मिलता है आपको 21 में देखने को मिलता है ना। तो जीवन दैहिक स्वतंत्रता आपको 21 में, ये आंसर नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं केवल, ये आंसर नहीं है। जीवन दैहिक स्वतंत्रता, यदि बात करें कि आपको 14 में ये क्या है, समानता का अधिकार आपको देखने को मिलता है। वहीं पर 19 में बात करें, 19 में आपको बताए भी थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की कहीं पर भी आने जाने बोलने की स्वतंत्रता, ये सब आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको 19 और 23 और 24 देखते हैं, तो शोषण के विरुद्ध जो आपको दिया गया है, तो 23 और 24 क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23 एंड 24 में, तो अनुच्छेद आप आर्टिकल 23 और 24, तो आंसर मेरा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सी नंबर आंसर दिख रहा है। बीच बीच में हम कमेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न भी देखेंगे, दोनों अलग अलग जगह पर आपको लिखा हुआ है ना मेरे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से आपको कौन सा विकल्प जो है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकार नहीं है ना, नहीं था, चलिए नहीं था पूछ रहा। अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न हैं आपको एक बार फिर से हम बता दें, ये आपको दे रहे हैं सेट प्रैक्टिस का, जो आपको सेट प्रैक्टिस मिलती है सुबह में, वही प्रश्न आपको सीधे तौर पर जो है आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है। मध्य निषेध के लिए जो सुबह में सेट प्रैक्टिस होती है, उसी प्रैक्टिस का प्रश्न आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा प्रश्न नहीं करवाते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रश्न करवाते हैं। चलिए बात करें, आंसर आप लोग दे सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं, 74 नंबर का प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, जल्दी से क्या हो सकता है, जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए आते हैं, बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। समानता का अधिकार है ना, दिया हुआ है 14 से 18, शुरुआती दौर से मिला हुआ है। निजता का अधिकार और जीवन का अधिकार है ना। चलिए निजता के अधिकार पर बात करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी जस्ट बात की है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 23-24 अभी, और शुरुआत से आर्टिकल में आपको दिया हुआ है 23-24 दिया हुआ है ना, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। समानता का अधिकार बात करेंगे 14 से 18 आपको दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि 14 से 18 में समानता का अधिकार जो है नहीं दिया हुआ है, तो समानता का अधिकार के बारे में 14 से 18 पूरी तरह से बातचीत कर रहा है ना। वहीं पर बात करेंगे जीवन का अधिकार, अभी जस्ट बात करेंगे जो जीवन जीने का अधिकार आपको दिया गया है, तो ये जीवन जीने का जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल आपको 21 जो है कह रहा है कि जितना दिन जीना है जियो, ठीक है, मरने का नहीं है ना। वहीं पर बात करें कि निजता का अधिकार, जो निजता का अधिकार है यह पहले मूलभूत अधिकार नहीं था, लेकिन अब है, ये 2017 से है, ठीक है, 2017 से है, लेकिन यह पहले नहीं था, ठीक है। ये इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही रखा गया। निजता का अधिकार जो है, ये आपको थोड़ा सा हम स्लाइड, आपको आंसर आपका बी होगा, और यहां पर हम डिटेल से बात करेंगे, आंसर क्या हो जाता है आपका बी नंबर। और थोड़ा सा हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं एक नोट के तहत। आप हो सकता है कि यदि आप नहीं जानकारी है तो आप लिख लेंगे इस प्रश्न को। निजता का अधिकार जो है यह मूल रूप से भारतीय संविधान के एक अलग मूलभूत अधिकार के रूप में जो है इसको सूचीबद्ध पहले नहीं था, है ना, यह सूचीबद्ध अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं था। बाद में हालांकि 2017 में, याद रखेंगे डेट, 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है न्यायमूर्ति के एस आपको पुत्तुस्वामी थे, और इनके द्वारा जो है भारत बनाम संघ एक मामला आता है, और यहां पर फैसला सुनाया जाता है क्या कि इससे जो है इस आर्टिकल खासकर 21 को जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का यह हिस्सा माना जाएगा इसको, है ना। तो अब जो है ये 2017 से कह सकते हैं कि निजता का अधिकार जो आपको है
2021 में वैसे बहुत सारा चीज को जो है समाहित किया गया है। सोने का अधिकार भी आपका क्या है, निजता का अधिकार है। पासपोर्ट रखने का अधिकार क्या है, ये निजता का अधिकार है ना। चुप रहने का अधिकार कह सकते हैं कि आपको बोलने में चुप रहने का अधिकार भी आपका ये निजता का अधिकार है। बोलने का, नहीं बोलने का मन है नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सोने का अधिकार, यदि आपको सोने का मन है 24 घंटा सोइए, आपको कोई मना नहीं कर सकता है ना। ये सभी मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है। तो निजता का अधिकार 2017 से जो है अब सम्मिलित कर देगा, लेकिन यह पहले नहीं था। थोड़ा सा इस प्रश्न पर इसलिए बातचीत किए हैं क्योंकि हो सकता है इसको कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए बातचीत कर लिए हैं। सभी प्रश्नों पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि ज्यादा बातचीत करेंगे तो आपका समय ज्यादा व्यर्थ में जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का जो है बजट के समक्ष जो है पेश के, क्या लिखा हुआ है, किसी राज्य का बजट के समक्ष पेश किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन, जब किसी भी राज्य में, इस प्रश्न को ऐसे पढ़ेंगे कि जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन होती है, लगा हुआ रहता है किसी भी कारण से, तो उस राज्य का जो है जब बजट पेश होगा तो वह बजट कहां पर पेश होगा, किसके द्वारा वह बजट तो पेश किया जाएगा ना। हो सकता है कि साल भर से लगा हुआ है, 2 साल से लगा हुआ है, राष्ट्रपति ये शासन लगा हुआ है, लगातार बढ़ा दिया जा रहा है राष्ट्रपति शासन को। जब राष्ट्रपति शासन लगातार बढ़ा दिया जा रहा है, जितने भी दिन लगाया जा रहा है, 6 महीना मान लेते हैं कि लगाया जा रहा है, और इसी बीच में जो है अब बजट पेश करने का जरूरत पड़ गया, तो बजट अब किसके द्वारा पेश किया जाएगा, तो यह बजट लोकसभा, क्योंकि राष्ट्रपति जब शासन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को जो भी कानून मिलती है करने के लिए वो किसके द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा। और मंत्री परिषद कहां पर, ये आपको लोकसभा के द्वारा जो ही आपको ये वर्णित किया जाता है। तो इसलिए बजट जो पेश होगा कहां से पेश होगा, यह लोकसभा से ही पेश होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है स्क्रीनिंग के सामने में, आप लोग भी साथ साथ बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे प्रश्न बनता है तो आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, और ये जो है आप लोगों को एक कह सकते हैं कि एमसीक्यू आपके लिए यह खेल है ना। और ये खेल के तहत जो है आपके लिए मिलता है कि आप कितना प्रश्न सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो यह जो है ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई चल रही है, ऐसे यदि आप फ्री हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो और आप अपना आंसर दे सकते हैं। अनुच्छेद 170 आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है 170, और 170 आर्टिकल जो है महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो 170 ही, इससे आगे पढ़ने का कोई बात ही नहीं है। 170 जैसे आएंगे, 170 में हमको याद होनी चाहिए इसमें जो है लिखा हुआ क्या है। 170 आर्टिकल में जो है लिखा हुआ है कि राज्यों की जो आपको विधानसभा की सीटों है इसके बारे में वर्णन किया गया है कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। यही दो बातें लिखी हुई है कि अधिकतम और न्यूनतम के बारे में। और आर्टिकल 170 के अनुसार से यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जो है सीटों की संख्या जो है 1.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात विधानसभा के सीटों का जो वर्णन करता है, कौन सा आर्टिकल करता है, तो 170 आर्टिकल करता है। यदि 170 आर्टिकल के बारे में बात करें तो 170 आर्टिकल बोलता क्या है कि 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना से अधिक, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 60 से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये जो न्यूनतम, यदि बात करें कि न्यूनतम कितना होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए आपको 60 सीटें होनी चाहिए, और कितना, तो 60 न्यूनतम, और अधिकतम कितना होनी चाहिए, अधिकतम 500। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको देखने को मिलता है कि 60 से भी कम है। जैसे बता सकते हैं गोवा में, बता सकते हैं कि गोवा में कितना सीट है विधानसभा में, तो गोवा में आपको देखने को मिलता है 40 ही सीट देखने को मिलता है। ठीक है। यदि बात करें आपको एक और राज्य जैसे कि मिजोरम, है ना, यदि बात करें कि मिजो में कितना सीटें हैं, तो मिजो में भी आपको 40 ही सीटें हैं। मिजो में कितना है, तो मिजो मतलब क्या, मिजोरम बोल रहे हैं, तो मिजो में भी आपको 40 ही सीटें हैं। ठीक है। यदि बात करें कि सिक्किम, आप लोगों को याद होगा, वैसे जरूरी नहीं कि याद नहीं होगा। सिक्किम में यदि बात करें तो सिक्किम में कितना सीट है विधानसभा में, मात्र 32 सीट है। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जहां पर की सीटें कम है, पुदुचेरी। और पुदुचेरी में यदि बात करें कि यहां पर कितना है विधानसभा में सीट, तो यहां पर केवल 30 सीट है ना। ये आपको 3-4 याद रखेंगे, जिसको कि अपवाद के तहत जो है आपको शिक्षक पढ़ाया गया, शिक्षक के द्वारा पढ़ाए होंगे कि अपवाद में जो गोवा, मिजोरम, सिक्किम और क्या कहते हैं पुदुचेरी, इसको यदि याद रख लेते हैं तो यहाँ पर अपवाद के अंतर्गत। लेकिन न्यूनतम कितना कहा गया है आर्टिकल में, तो आर्टिकल आप जानते हो कि ये सब जो है बाद में राज्य जो है इसको कन्वर्ट के मतलब बनाया गया। गोवा को बाद में मान के चले कि 1961 में आप देखते हैं कि 1961 में पुर्तगाल से हम लोग लेते हैं। सिक्किम को तो बहुत बाद में हम लोग मिलाते हैं। मिजोरम भी जो है पहले आपको इसको जो है आपको पूर्वी भारत के अंतर्गत, असम के अंतर्गत ये रहता है, बाद में इसको राज्यों का दर्जा प्राप्त होता है। और पुदुचेरी ये सब तो बाद में मिलता है, ये कह सकते हैं विधानसभा की सीट यहाँ पर बाद में बनाया जाता है। ये सब जो है बाद में है, लेकिन आर्टिकल ये जो है तो बहुत पहले ही वर्णित है। इसीलिए जो है इस आर्टिकल के अपवाद में आपको कुछ कुछ राज्य देखने को मिलता है।
लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया आर्टिकल 170, अच्छे से याद रखना आर्टिकल 170 को, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न आता है आर्टिकल 170 से कि यहाँ पर अधिकतम विधानसभा की सीट होनी चाहिए 500, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 500 फिक्स कर दिया कि 500। हो सकता है कि जब बढ़ाया जाएगा सभी जगह तो यहाँ पर संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अब देख लेते हैं, यदि क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का बात चल रहा है, तो बढ़ाया जाएगा तो विधानसभा की सीटों पर भी चर्चा होगी, तो वो तो बात की बात है, आंसर आपका बन चुका होगा। नीति आयोग के बारे में बात करते हैं, और नीति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं कि नीति आयोग के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आसान सा प्रश्न है। ऐसा यदि आप इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत की बात है ना। आंसर भाई साहब आप लिख रहे हैं, शंभू जी आंसर लिख रहे थे 74 का, आप डी दे रहे थे, आप 74 पे ही हैं आप, चलिए कोई बात नहीं है, उससे तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं ना। और उसके बाद शंभू जी लिख रहे हैं कि आपको क्या लिखे, देयर विल बी, क्या लिखे, रिजल्ट। चलिए तो अब रिजल्ट तो आप लोगों पर डिपेंड करेगा कि कब आप रिजल्ट लेके जा रहे हैं ना। आप मिले हैं मेरे से, चलिए देख लेते हैं, आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पर हम लोग जल्दी से बातचीत कर लेते हैं, आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे, हम कम कमेंट थोड़ा सा कम लेंगे, और यदि आप आंसर देते हैं तो हम आपका कमेंट जरूर लेंगे, है ना। कि आंसर यदि आप लिखते हैं कि किसका आंसर 77 का आंसर क्या हो रहा है तो जरूर कमेंट लेंगे। 77 का बिल्कुल आसान सा आंसर है, और आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नीति आयोग की स्थापना बात कर लेते हैं कि स्थापना कब होती है, तो स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 को, है ना, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है, और 1 जनवरी 2015 को अब आपको बताना है कि यहाँ पर सरकार किसकी रहती है। 2014 से आप जानते होंगे कि 2014 से जो है प्रधानमंत्री हम लोगों के कौन है, हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो यहाँ पर योजना आयोग के ये स्थान पर आता है, योजना आयोग के स्थान पर आता है। ये तो आप जानते होंगे कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर ला दिया गया, क्या आपको नीति आयोग ला दिया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री जो होंगे वही अध्यक्ष होंगे, पीएम अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो जब पीएम अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अभी भी हम लोगों के अध्यक्ष यही है, पहले भी यही थे, अभी पहला अध्यक्ष से लेकर अभी तक यही है, इसके बदलाव कुछ नहीं हुआ है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री वही है। तो आंसर हम लोगों का क्या देखने को मिल रहा है, डी आंसर। यदि बात करें कि उपाध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष यदि बात करें, यहाँ पर ये पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे, पहले उपाध्यक्ष है ना, पहले उपाध्यक्ष आपको अरविंद पनगड़िया। लेकिन वर्तमान यदि बात करें कि वर्तमान में, तो वर्तमान में हम सभी का बात कर लेते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष जानते हैं आप लोग, हाल फिलहाल में चेंज हो चुका है। आप लोगों को करंट अफेयर्स का भी क्लास मेरे द्वारा ही करवाया जाता है। करंट अफेयर्स आपके चैनल पर सर पर जो है कुछ देर के बाद आपको अपलोड कर देते हैं, 7 बजे के आसपास अपलोड करते हैं पुराने चैनल पर। लेकिन मेरे चैनल पर यदि बात करें कि मेरे चैनल पर जो है आपको मिल चुका है ना, यदि मेरा चैनल यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जीएस मानचित्र के नाम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहां पर जो है ये 2 बजे आपको 2 से 8 बजे के बीच में यहाँ पर करंट अफेयर्स करवाते हैं। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अशोक लाहिरी हैं। कौन बन चुके हैं, अशोक लाहिरी। पहले जो सुमन बेरी हुआ करते थे, तो यहाँ पर अशोक लाहिरी हो चुके हैं। और यदि बात करें कि इसका सीईओ कौन है, सीईओ में भी बदलाव हुआ है, तो सीईओ जो है एक महिला है, निधि बनी है, और निधि छिब्बर, इनका क्या नाम है, निधि छिब्बर, ठीक है। और निधि छिब्बर जो आपको देखने को मिलती है ये सीईओ है, जबकि उपाध्यक्ष यदि बात करें कि उपाध्यक्ष आपको अशोक लाहिरी हाल ही फिलहाल में 2-3 दिन पहले बन रहे हैं, और वर्तमान अध्यक्ष भी आपको नरेंद्र मोदी है, पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी थे। आंसर पूरी तरह से ये आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न आपके सामने में क्या है। किसी राज्य की आपको जो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो है कुल संख्या, उस राज्य की विधानसभा के जो है सदस्यों की कुल संख्या के 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कितने से अधिक नहीं होने चाहिए। बिहार में जो है मंत्रिपरिषदों का जो है सीट को आवंटन कर दिया गया है। अब देखेंगे कि बिहार में यदि सीटों का आवंटन किया गया तो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, बता सकते हैं कि कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक संशोधन आता है, 51वां संवैधानिक संशोधन आता है। कौन सा, तो 51वां संवैधानिक संशोधन। यदि बात करें कि 51वां संवैधानिक संशोधन कब आती है, 2003 में आती है ना, ये सब याद रखना होगा, 2003 में। और इसमें कहा जाता है कि जो आपको मंत्रिपरिषद है, जो आपको लोकसभा में भी राज्यसभा में दोनों जगह जो आपको देखने को मिलता है, लोकसभा राज्यसभा बोल रहे हो, लोकसभा और विधानसभा है ना, लोकसभा और जो विधानसभा है, लोकसभा और विधानसभा में कितना होने चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सॉरी, राज्यसभा नहीं, यहाँ पर आपको लोकसभा और के साथ साथ क्या आपको विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 15% ही आप बना सकते हैं। ये 51वां संवैधानिक संशोधन 2003 में ये बातें कही गई थी।
किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप बना रहे होंगे प्रश्न को, है ना। चले, ठीक है, ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे प्रश्न आसान आसान है और ये प्रश्न आपको सीधे तौर पर जो है मद्य निषेध या आप किसी भी तरह का एग्जाम देते हैं तो वैसे जीएस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, यही प्रश्न तो इधर उधर घुमा दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कि आपको लिखा हुआ अगला प्रश्न क्या, रेड क्लिफ नाम जानते होंगे, श्रील रेड क्लिफ के बारे में। श्रील कौन थे, श्रील रेड क्लिफ, है ना, एक महोदय थे और इनके द्वारा जो है आपको देखने को मिल रहा है रेड क्लिफ, इसी के नाम से जो है रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था, है ना। और अब पूछा कि ये जो है रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था किस वजह से, वजह यहाँ पर आप कुछ नहीं प्रश्न में लिखा है, केवल आपको दिया है कि रेड क्लिफ आयोग की नियुक्त किया गया था। और जब किया गया था तो आपको प्रश्न अपने आप से बना लेना, क्यों किया गया था, इस रेड क्लिफ क्यों आई थी, ये आयोग क्यों आया था। यह जो आया था, आप पढ़ते हैं ऑप्शन सभी पढ़ते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को जो है ये समाधान के लिए बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद बात करें कि स्वाधीनता विधेयक को लागू करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा निर्धारण करने के लिए बिल्कुल, यही सीमा जी है ना, कहां सीमा जी, ये सीमा है ना। चले आंसर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, भाग गए आप लोग, चले गए। आएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, आसान आसान तो जवाब है भाई साहब, है ना। सबू जी हैं, अब यदि हैं आप तो जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि कौन से कमेंट पे हैं। नंबर आपका नहीं आ रहा है भाई साहब, क्या लिखे हैं आप, नंबर लिख के आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए 79 नंबर का जो आपको आंसर देखने को मिलता है, तो आप जानते होंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा जो निर्धारण होता है, और सीमा रेखा का जो निर्धारण करते हैं रेड क्लिफ महोदय के द्वारा एक आयोग स्थापित की जाती है इनके नाम से ही, और इनके द्वारा ही जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो आंसर क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सी नंबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से यह प्रश्न आप भी जानते होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि तारे में जो है मुख्यतः तारे जो है मुख्यतः किससे बने होते हैं। जो तारा देखने को मिलता है, स्टार देखने को मिलता है, स्टार के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। जो ये स्टार है, स्टार जो आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग का सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है, और सबसे पृथ्वी का सबसे जो आपको नजदीक का तारा देखने को मिलता है हम लोगों का आपको ये क्या कहते हैं, अपना सूर्य ही है ना। और यदि बात करें सूर्य में या किसी भी तारे में आपको जो देखने को मिलता है, ये किससे बने होते हैं, ये खास करके जो बने होते हैं हाइड्रोजन और किससे, हाइड्रोजन और हीलियम से ये बने होते हैं। तो आंसर आपको क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम से ये बने होते हैं, तो आंसर आपका सीधे तौर पर जो है आंसर देखने को मिलेगा सी नंबर आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, और अगला प्रश्न जो आपके लिए है आसान से जवाब भी है। मंगल ग्रह को जो है देश के रूप में भी जाना जाता है, मंगल ग्रह को, हाँ चलिए ठीक है। मंगल ग्रह को जो है आसान है ना, मंगल ग्रह पर जो है कुछ दिनों के बाद जो है 2030 में आपको देखने को मिलता है कि आपको मानव भी आपको जाते हुए दिखाई पड़ेगा, है ना। कुछ दिनों में आपको एलिसा कार्लसन जो है महिला है, और एलिसा कार्लसन जाने वाली है कुछ दिनों में, मात्र लगभग उस वक्त 2030 में वो 30 वर्ष के आसपास की होंगी, 30 या 32 आसपास की होंगी, और उनको जो है शादी करना मना है, और जाएंगे इधर से तो जाने का मंगल पर जा सकती है, लेकिन उधर से आने का कोई रास्ता नहीं है। इधर से तो जाएंगी मंगल पर, लेकिन उधर से नहीं आएगी, समझ सकते हैं कि अपना जीवन जो है कुर्बान कर देगी, है ना। और इसके साथ कुछ और भी दल जाएंगे, इससे पहले जो है यहाँ पर जो है रोबोट रहेगा, इसका मान के चले कि इनका स्वागत करने के लिए रोबोट वहां पर पहले से रहेगा। तो मंगल पर जाने वाली है 2030 आसपास रखा गया है कि नासा के द्वारा जो है 2030 में जो है वो लॉन्च होगा आपको मानव मिशन मंगल पर जाने के लिए। अभी हम लोग के लिए प्रश्न है, हम लोग अभी यही लाल पीला ग्रह पढ़ते आ रहे हैं ना। अभी देख रहे हैं कि आपको मंगल जो है किस तरह का है, ये आपको जाना जाता है, मंगल आपको लौह ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए जो यहाँ पर इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। सुबह का तारा, शाम का तारा किसको बोला जाता है, वीनस को बोला जाता है, अर्थात तो उसको क्या बोलते हैं, वीनस को शुक्र बोलते हैं ना, शुक्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये आपको शुक्र ग्रह जो है इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते, बहन बोलते हैं, है ना, पृथ्वी की बहन बोलिए। शाम का तारा, सुबह का तारा, ठीक है, किसको बोला जाता है, ये शुक्र को, क्योंकि पृथ्वी के एकदम पृथ्वी के आसपास है, इसलिए बहन बोला जाता है। आसपास, नजदीक, नजदीक तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि पृथ्वी से मिलता जुलता आकृति जो आपको देखने को मिलता है, पृथ्वी से आपको मिलता जुलता देखने को मिलता है। नीला ग्रह कौन सा है, अपना 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 जिसपे आप हैं, है ना। हम लोग जो है पृथ्वी को जो है गंदा कर रहे हैं, तो ये नीला ग्रह जो है अपना पृथ्वी ही है। चलते हैं अगले बात करते हैं कि अगला जो आपको देखने को मिलता है, अगला प्रश्न कौन सा है कि सेशेल्स जो है कहां पर देखने को मिलता है। ये सेशेल्स द्वीप है ना, और सेशेल्स जो है अपने आप में एक देश है,
ठीक है। और देखिए अब ज्योग्राफी से आपके लिए प्रश्न है कि सेशेल्स आपको कहां पर देखने को मिलता है, सेशेल्स द्वीप कहां पर है, तो सेशेल्स जो है अब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। तो सेशेल्स सबसे पहले देखेंगे कि सेशेल्स किस महाद्वीप में है, तो सेशेल्स जो महाद्वीप की यदि बात करें कि महाद्वीप जो आपको देखने को मिलता है किस महाद्वीप में है, क्या बता सकते हैं किस महाद्वीप में है, तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर है, यह आपको अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप में जब यह आपको देखने को मिलता है अफ्रीका में, है ना, इस तरह से यदि आप अफ्रीका इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेडागास्कर, इस जगह आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा, और मेडागास्कर से थोड़ा सा इधर आपको देखने को मिलेगा, इस जगह छोटी छोटी छोटे छोटे द्वीपों में इस तरह से बिंदी 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 करके बहुत सारा आपको यहाँ पर द्वीप देखने को मिलता है, यही है सेशेल्स। और सेशेल्स की यदि बात करें कि कहाँ है, यहाँ पर हिंद महासागर में, कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हिंद महासागर में। आप समझे बात को, नहीं समझे, देखिए जैसे मान लेते हैं कि अपना भारत इस जगह है ना, भारत इस जगह है, और यहाँ पर क्या है, अफ्रीका, इस तरह से ऐसे ऐसे अफ्रीका, ठीक है। और इसी जगह देखने को मिलता है मेडागास्कर, और इसी जगह देखने को मिलता है छोटे 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 द्वीप में, इतना बड़ा नहीं रहेगा, छोटे छोटे में रहेगा, क्या रहेगा, ये आपको रहेगा सेशेल्स रहेगा, इस जगह रहेगा सेशेल्स। और ये जो भाग है किसका भाग है, ये इस तरह से आपको इधर से ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, इधर ऑस्ट्रेलिया है, और ये पूरी तरह से ये जो भाग है किसका है, हिंद महासागर का, किसका है, ये हिंद महासागर का भाग है। ये बात करें कि हिंद महासागर का ये भाग है तो आंसर बन जाएगा हिंद महासागर में। और द्वीप यदि बात करें किस महाद्वीप में, तो ये द्वीप हो जाएगा किसमें, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आपको सेशेल्स आता है। और यदि बात करें कि सेशेल्स से जब नाम आया है तो इसकी राजधानी क्या है, सेशेल्स की राजधानी क्या है, राजधानी भी आप लोगों को पूछा गया कि राजधानी क्या है, राजधानी एक महारानी थी और उस महारानी का नाम था क्या, विक्टोरिया। और विक्टोरिया जो है ये अपने नाम से रख देती है इसका राजधानी का नाम, है ना, शहर का नाम विक्टोरिया। तो राजधानी क्या है, विक्टोरिया। यदि बात करें कि यहाँ पर मुद्रा कौन चलती है, जो अपने देश में भारत में चलता है रुपया, यही मुद्रा का नाम वहां पर भी है ना, रुपया। और यहाँ पर आप भारतीय बहुत ज्यादा, यहाँ पर आपको भारतीय देखने को आपको मिल जाएंगे, है ना। 77 का आंसर आप दे रहे थे, 77 का बहुत पीछे क्यों भाई साहब है, 77 का आप दिए, अब कैसे पीछे चले, है ना। 77 का हम देख लेते हैं, आपका आंसर देख लेते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप अभी नीति आयोग पर ही है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगले प्रश्न पर आसान सा प्रश्न है, और आसान सा जब प्रश्न है तो इस प्रश्न को पहले पढ़ेंगे, पहले पढ़ने के बाद जो हम इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, जवाब क्या है ना। जल्दी जल्दी जब करते हैं। और ये आपको पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो है थार रेगिस्तान से जुड़े आपको रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो देखेंगे कि रेगिस्तान को है, और रेगिस्तान किसको बोला जाता है, तो जहां पर 25 सेंटीमीटर से बारिश कम होती है, वर्षा क्या होती है, कम होती है, वर्षा कम, किससे, 25 सेंटीमीटर से कम जहां पर वर्षा होती है उसको बोला जाता है रेगिस्तान। आप लोगों का सबसे पहले तो यही परिभाषा आप लोगों को नहीं पता है कि रेगिस्तान किसको बोलते हैं, है ना। तो रेगिस्तान इसको बोलते हैं। और रेगिस्तान दो प्रकार का होता है, एक होता है गर्म, एक होता है ठंडा, एक होता है गर्म, एक होता है ठंडा मरुस्थल, ठीक है। दो प्रकार का आपको मरुस्थल देखने को मिलता है। और यदि बात करें कि जो आपको मरुस्थल देखने को मिलता है, जो रेगिस्तान कह सकते हैं, मरुस्थल कह सकते हैं, यह जो आपको कौन सा है, थार जो आपको देखने को मिलता है, यह गर्म मरुस्थल है। कौन सा है, यह गर्म मरुस्थल। इतना हम डीप नहीं जाएंगे, आज चलते हैं शॉर्ट में चलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि आप जो ये जो आपको जब पाकिस्तान का अभी बात करें कि सर क्लिफ जो आपको जो रेड क्लिफ थे, है ना, सिरिल रेड क्लिफ, और इनके द्वारा जो है ये मान लेते हैं कि आपको तो रेगिस्तान था, थार रेगिस्तान था। बोला क्या कि ऐसा करो बाबू, आधा जो है तुम अपने पास रख लो, मान लेते हैं कि ये किसके पास रहेगा, आधा रहेगा पाकिस्तान के पास, आधा रहेगा इंडिया के पास। मान लेते हैं कि ये अपना भारत है ना। और बोले कि ये वाला भाग ले लो, पाक वाला ले लो, है ना, पाकिस्तान ले लो। तो बोला कि आधा आधा मान लेते हैं कि बांट दें। तो भारत वाला हम लोग तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग तो बोलते हैं थार, बोलते हैं थार रेगिस्तान के नाम से बोलते हैं, कि जो कि राजस्थान में है। ये पाकिस्तान वाला भी तो कुछ ना कुछ बोलता होगा, इसका नाम पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि पाकिस्तान में जो है थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, है ना, इसको यही चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। नाम ही है तो क्या करें, बताना पड़ेगा, ठीक है, इसका नाम ही है चोलिस्तान, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये चोलिस्तान है। ये जो मीरपुर है तो ये आपको बांग्लादेश का आपको एक शहर का नाम है। सुखपुर जो आपको देखने को मिलता है ये भी एक शहर का नाम है। और यदि बात करें कि गोबी, ये आपको रेगिस्तान है ना, ये कह सकते हैं कि मरुस्थल है, लेकिन ये कहां पर है, ये चीन प्लस मंगोलिया में है ना, मंगोलिया के बॉर्डर पर, ये दोनों दोस्तों के बॉर्डर पर आपको ये ठंडा मरुस्थल है, ये ठंडा वाला भाग है ना, बर्फ 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 है, ठीक है। यहाँ चलेंगे बर्फ मिलेगा, यहाँ चलेंगे बालू मिलेगा। चले ठीक है। क्या हुआ, बारिश वर्षा का चर्चा किया और बारिश से बाहर लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं है, अभी लाइट ना जाए, है ना, लाइट जाएगा तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए
हम लोग का प्रश्न क्लियर नहीं हो पाएगा। कोशिश करेंगे कि प्रश्न आपका पूरा क्लियर हो जाए। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। आपको अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी आपको अंतरराष्ट्रीय भू सीमा के साथ आपको जुड़ी हुई किसके साथ हम लोग का जो सीमा है ना, सीमा जी बहुत ज्यादा आ रही है ना। ये जो सीमा जी आ रही है तो सीमा जी आपको ध्यान रखना है। ये आप बचपन में क्या किए हैं, बचपन में बीए, एक आप ट्रिक लिख लेंगे, ये ट्रिक आपको बता देते हैं। ट्रिक क्या है, इस तरह से बचपन लिखेंगे, बो जो पो नो, बचपन में बी ए, इसको हटाते हैं बी ए। अब देखेंगे बो से क्या होता है, जो से क्या होता है, पो से क्या होता है, नो से क्या होता है, में से क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर नीचे दोनों तरफ से चलेंगे, बीच वाला आप याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर नीचे याद रख लेते हैं। बचपन में क्या किए हैं, बचपन में क्या किए हैं, बीए किए हैं, ये आपके लिए ट्रिक है। ये क्या किए हैं, ऊपर से नीचे लिखे हैं, बचपन में क्या कर लिए हैं, बीए। सभी देशों का आपको याद हो जाएगा, भारत से जो आपको सीमा मिल रही है और वो कितना कितना मिल रही है वो सभी के बारे में आपको जिक्र कर देंगे। और यही पूछ रहे हैं कि सबसे लंबी, तो सबसे जब लंबी पूछ रहे हैं तो यहाँ पर एक लाइन इस तरह से याद रखेंगे, बचपन में क्या किए हैं, बीए किए हैं। तो बचपन में जो बीए किए हैं, बचपन से बो से बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश, अरे बांग्ला कैसे हो गया, इस तरह से ना, बांग्लादेश है ना। चलिए पहले नाम लिख देते हैं, बांग्लादेश। जो से क्या हो जाएगा, अपना प्यारा सा चाइना। पो से क्या हो जाएगा, अपना पाकिस्तान। नो से क्या हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, और उसके बाद मो से क्या हो जाएगा, म्यांमार। और उसी देश से सभी है ना। बो से क्या हो जाएगा, फिर से बो आ रहा है, चलिए यहाँ पर बी लिखा है ना, भूटान, भूटान। उसके बाद ए आ रहा है, अफगानिस्तान। थोड़ा सा आप समझ चाहिएगा, ठीक है, अफगानिस्तान। अब लिखने की आवश्यकता, नीचे हमको लिखने में, झुक कर लिखने में हो नहीं रहा, अफगानिस्तान। अब आते हैं सभी पर जो हम लोग लंबा पूछा है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान के चलिए हम थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए, दूसरा पेन कर देते हैं। आपको यहाँ पर लिखेंगे कि किस कौन कौन जो है आपको कितना कितना मिलता है। वैसे बांग्लादेश आपको पता होगा, सब सर्वाधिक बांग्लादेश से कितना, 40-96, 40-96 किससे, तो ये 40-96 मोटा मोटी याद रखेंगे, जरूरी नहीं है कि एकदम पॉइंट में आपको याद रखने की आवश्यकता है। 40-96 याद रखते हैं, काफी आपके लिए है कि 40-96 याद रखेंगे बांग्लादेश से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बात करें कि आपको चाइना से, तो 34-88, कितना, ये 34-88 लिखने में आपको, दिखने में तो दिक्कत हो रहा है, इधर से लिखते हैं ना। पाक से यदि बात करें कि आपको पाक से कितना मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आपको 33-23, पाक से कितना, ये 33-23, अरे लिखने में नहीं हो रहा है। यदि बात करें कि नेपाल से, नेपाल से आपको देखने को मिलेगा कितना, तो नेपाल से 17-51, नेपाल से 17-51, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि म्यांमार से, तो म्यांमार से आपको देखने को मिलेगा कितना, 16-47, 16-47। और यदि बात करें कि भूटान से, तो भूटान से आपको कम मिलता है, 699, भूटान से कितना, तो ये 699। और बात करें कि अफगानिस्तान से, तो 106, माइनस क्यों हो जा रहा है, चलिए 106, अफगानिस्तान से कितना, 106। ये सभी किलोमीटर में है, ये सभी किलोमीटर में है ना, सभी क्या है, किलोमीटर में। ये समझ चुके होंगे, इस तरह से कर देते हैं, सभी सभी किलोमीटर में है। तो पाकिस्तान, अब देखिए सब आपके लिए प्रश्न था कि भारत में सबसे लंबी आपको भू सीमा किससे जुड़ती है, ये बांग्लादेश से। आसान से है ना जवाब, कि आपको बांग्लादेश से, बचपन में बीए कर लिए, बचपन में बीए कर लिए, तो ये जो है आपको याद हो जाएगा ट्रिक से भी। और 40-96 आप याद रखेंगे, दो कम से कम याद रख लेते हैं आप, बांग्लादेश याद रख लेंगे 40-96, और नीचे में आप रख लेंगे याद अफगानिस्तान। वैसे अफगानिस्तान से हम लोग के वर्तमान में देखेंगे तो सीमा नहीं सट रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 106 आपको किलोमीटर बोल रहे हैं कि आपको भारत से सटती है। ये जो है 106 इस वजह से लिखा रहे हैं क्योंकि यह वर्तमान में हम लोग के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास चला गया है ना, पीओके जिसको हिस्सा बोलते हैं, तो वो पीओके से सटता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, यदि छोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान का है, हम लोग छोड़ते नहीं है, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी जो हम लोग का सीमा दोनों देशों में जो है टच होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। चलिए 81 का आप सी दिए थे, चलिए अभी आप चलिए 81 पे हैं, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा उसको फास्ट कर लेंगे, मोबाइल को फास्ट करेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं कि आपको हिमालय का इनमें से कौन सा आपको पहाड़ी दर्रा जो है उत्तराखंड को जो है तिब्बत से आपको नहीं जोड़ता, किसके बारे में बोल रहा है कि ये नहीं जोड़ता है, शिवकला। सभी को क्या याद है, शिवकला दर्रा, मानला आपको जो माना दर्रा है, उसके बाद जो है मंगसा दर्रा है, जो नीति दर्रा है।
देखेंगे सभी आपको उत्तराखंड के आसपास ही है, सभी आपको उत्तराखंड के आसपास ही देखने को मिल रहा है। एक ऐसा दर्रा आपको देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि उत्तराखंड को जो तिब्बत से ये नहीं जोड़ता। यदि बात करें कि सिप किला आप पढ़े होंगे, सिप किला जो आपको हिमाचल प्रदेश, ये किसके पास है, ये आपको हिमाचल प्रदेश को जो ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से। जबकि आपको जो माना कह सकते हैं, मांगसा कह सकते हैं, नीति कह सकते हैं, ये सभी आपको कहां पर है, उत्तराखंड में है ना। उत्तराखंड से आपको पासिंग ये दर्रा देता है। तो उसके बाद सिप कला आपको कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। आंसर आपका कौन सा बन जाता है, आपका ए नंबर आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यदि अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है, कावेरी जल विवाद के बारे में बात करें कि कावेरी जल विवाद है ना, कावेरी जल विवाद के बीच में आपको, कावेरी जल विवाद जो है किन के बीच में है, तो कावेरी जल विवाद जो है आपको कर्नाटक तमिलनाडु के साथ साथ आप केरल भी कर देंगे, और केरल के साथ साथ आप पुदुचेरी भी कर देंगे, है ना। ये चार राज्य जो है, चार यहाँ पर है, आपको तीन राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कर्नाटक तमिलनाडु केरल पुदुचेरी सभी जो है आपको विवाद में ये लपेटा हुआ है, किसको, कावेरी को लपेट के रखा हुआ है। और कावेरी जल विवाद आपको देखने को मिलता है। भारत में यदि बात करें कि अगला प्रश्न है कि भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी का जो दूसरा नाम आपको देखने को मिलता है, किस मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, इसको जाना जाता है कपासी, काली कपासी, जिसको हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, है ना। तो आपको ये कपासी मिट्टी के नाम से, तो इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा है काली कपासी। क्या आंसर, ये क्वेश्चन इसका सही है, कुछ और लिखा हुआ था, जलोढ़ मिट्टी नहीं दिया है, बलवा मिट्टी दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, है ना। थोड़ा सा प्रश्न जो है यहाँ पर, वैसे प्रश्न में था जलोढ़ मिट्टी था, इसलिए हम बोले देखना चाह रहे थे प्रश्न को, जलोढ़ मिट्टी था। चलिए कोई बात नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। आंसर बिल्कुल सही है, काली मिट्टी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न में आते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए क्या है वो बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपको लिए देखने को मिल रहा है कि चाबहार बंदरगाह एक बंदरगाह है, और भारत जो है इस बंदरगाह को जो बनाने में जो है पूरा सपोर्ट किया है। दूसरे देशों में ये बंदरगाह है, वही पूछ रहा है किस देशों में बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है, जिस पर जो है भारत जो अपना धनराशि खर्च किया है, यह कहां पर है, यह आपके लिए है ईरान में है। और ईरान में इसलिए हम लोग मदद किए ईरान वाले, क्या, क्योंकि जो है हम लोग पाकिस्तान को बाईपास करके कहां चले जाएंगे, ईरान, है ना, बगल में चले जाएंगे ईरान। और इसलिए जो है ईरान का मदद कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ ही जिएंगे मरेंगे, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसके पास यदि धनराशि नहीं है तो आपको सपोर्ट करना होगा। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ जाती है ना। ईरान आंसर याद रखेंगे। उसके बाद लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न, देखने को मिलता है आपके लिए इतिहास संबंधित प्रसिद्ध आपको सिंधु घाटी स्थल जो है मोहनजोदड़ो की पहली बार, मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो को आपको पहली बार जो खुदाई करते हुए दिखाई पड़ रही है ना। तो मोहनजोदड़ो की पहली बार जो आपको खुदाई करते हुए दिखाई पड़ती है 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी के द्वारा, है ना, राखल दास बनर्जी के द्वारा। कब, 1922 ईस्वी में, ठीक है। ये तो आप जानते हैं 1922 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो 1921 ईस्वी में आप देखते तो हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा के बारे में भी हमको नहीं जानकारी। अब यहाँ पर लिखा है आराम सामने, लेकिन हम अभी हड़प्पा पर जाएंगे नहीं, ठीक है। यदि बात करें एस आर राव के द्वारा, तो एस आर राव जो है आपको लोथल वाला देखने को मिलता है ना, कि लोथल 1955 ईस्वी में। यदि बात करें बीबी लाल जो है आपको 1955 ईस्वी में, कहां पर, ये आपको कालीबंगा में, कहां पर, तो ये कालीबंगा, दोनों लिखते हैं सभी का क्या, ये आपको देखने को मिलता है 1955 ईस्वी में। 1955 में कहां पर देखने को मिला, ये लोथल, इसकी खुदाई होती है। और यदि बात करें कि बीबी लाल जो है आपको, ये भी आपको लगभग वही 1951 के आसपास आ जाते हैं। 1951 के आसपास कहां पर, कालीबंगा के पास आ जाएंगे, है ना। और कालीबंगा, उसके बाद बात करें कि दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी आप पता होगा सबसे पहला आपको 1921 ईस्वी में, यहीं से तो स्टार्ट होता है 1921 ईस्वी में हड़प्पा से, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं, वैसे आपको टीचर ये पढ़ाए होंगे, है ना, अच्छे से आपको पढ़ाए होंगे। कालीबंगा 1961 का, सॉरी 1961 का, ये वैसे दो बार इसका खोज होता है, 1961, 1951 नहीं, 1961, 1961 बीबी लाल आपको 1961, कालीबंगा 1955 आपको लोथल, ठीक है। 1922 आपको क्या कहते हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहा है मोहनजोदड़ो, सही है। 1921 आपको जो देखने को मिलता है हड़प्पा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सुप्रसिद्ध आपको काव्य मेघदूत, है ना, मेघ की चर्चा कर रहे हैं, वर्षा का चर्चा कर रहे हैं, है ना, मेघ की कहानी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है मेघ की कहानी आ चुका है, मेघदूत, है ना। और मेघदूत जब आया है, सौरभ जी क्या आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर हम बैठ के थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं ना। कार नंबर सर, क्या कार नंबर आप लिखे हैं भाई, आपका मैसेज जो है कभी कभी जो है कुछ आप जो लिख रहे हैं मेरे पास स्पष्ट नहीं आ रहा है ना। और किस भाषा में लिख रहे हैं ये हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे पास चाइनीज आ जा रहा है।
है ना, आपका कोड वर्क आ जा रहा है, आधा आपका नंबर आया है। तो कार नंबर सर लिखे हैं, आपको नहीं समझ में मेरे पास आया है भाई साहब, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, ठीक है। अगला नंबर है मेरे पास 90 नंबर का, आपको सुप्रसिद्ध आपको काव्य मेघदूत, और मेघदूत के बारे में जानते हैं, मेघदूत किसकी रचना है ना, मेघदूत आपको जो रचना देखने को मिलता है, सभी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, भरत मुनि, प्रेमचंद, कालिदास और इलांगो। भरत मुनि दे दिया, भरत मुनि वैसे ऑप्शन में नहीं था, भरत मुनि के बारे में ऑप्शन नहीं था, भरत मुनि तो आप इतिहास में पढ़ते होंगे, चलिए कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पर सत्यनारायण ऑप्शन में था, चलिए कोई बात नहीं। भरत मुनि के बाद भरत मुनि भी आपको हिस्ट्री में पढ़े हैं, चलिए कोई बात। प्रेमचंद का ये आपको यहाँ पर रचना नहीं है, ये आपको प्रेमचंद के बारे में तो पढ़े होंगे कि गबन गोदान, ये सब आपको प्रेमचंद का। कालिदास के बारे में तो बहुत सारी रचना है, भारत का शेक्सपियर आपको कालिदास को बुलाता है। इलांगो के बारे में आपको शिल्पाधिकारम के बारे में पढ़े होंगे कि इलांगो आदिकल। यहाँ पर आप आंसर केवल याद रखते हैं कि आपको कालिदास, कालिदास जो है आपको इसको जो है भारत का शेक्सपियर के भी नाम से जाना था, और बहुत सारे आपको रचना देखने को मिलता है, मालविका, अग्निमित्र देखने को मिलता है ना, रघुवंशम देखने को मिलता है, बहुत सारी रचना आपको कालिदास के द्वारा, तो एकदम बहुत सारा किताब है लिखा हुआ। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं कि तिरुकुरल, है ना, तिरुकुलर आपको नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ देखने को मिलता है, संकलन करता इसके कौन है, तो इसको जो एकदम एक तरह से जमा करे हैं, पोथी पंडित जो सब जमा करके रखा है, सब एक एक किताब को, ये किसके द्वारा, तो नाम से मिलता जुलता देखने को मिल रहा है, तिरुवल्लुर के द्वारा। तो तिरुवल्लुवर के द्वारा ये जो आपको तिरुकुरल है लिखा हुआ, तिरुकुरल जो नामक आपको प्रसिद्ध ग्रंथ देखने को मिलता है, ये दक्षिण भारत का तमिल है, तमिल के द्वारा ये लिखा गया है, तमिल भाषा में, और इसका है तिरुवल्लुर, आपको इसके द्वारा जो है एक संत है ये, और इनका जो हाल फिलहाल में जो है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इनका आपको क्या मूर्ति भी जो है शिलान्यास किया गया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से जो है विमल शाह के द्वारा जो है निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है, तो संगमरमर का मंदिर जो विमल शाह के द्वारा बनाया गया था, ये भीम प्रथम, और भीम प्रथम के ये क्या हुआ करते थे, भीम प्रथम के जो कह सकते हैं कि यह आपको ये वित्त मंत्री हुआ करते थे, है ना, वित्त मंत्री हुआ करते थे विमल शाह, और इनके द्वारा जो है राजस्थान के जो माउंट आबू आपको पहाड़ देखने को मिलता है, माउंट में दिलवारा का जैन मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया था, किसका, ये दिलवारा का जैन मंदिर आपको राजस्थान में देखने को मिलता है ना। वृद्धेश्वर का तंजौर मंदिर आप समझे, यहाँ पर पढ़ते होंगे आपके किसके बारे में, तो ये आप चोल वंश में चले जाते हैं ना, ये सब छोड़ देते हैं, ये आपको फिर से देखने को मिलता है आपको राजस्थान में, ये है। और आपको रानकपुर आदिनाथ का मंदिर, यहाँ पर भी आदिनाथ का ही है, ऋषभ देव जिसको बोलते हैं आदिनाथ, उसी के नाम से जानते हैं ऋषभ देव, ये भी आपको जैन मंदिर ही है, ये भी जैन मंदिर है ना। और ये जैन मंदिर है कहां पर, तो ये आपको सभी देखने को मिलता है राजस्थान में। ये जो मंदिर आपको देखने को मिलता है, यही मंदिर आपको जो प्यारा सा जो मंदिर आपको देखने को मिलता है राजस्थान का, कौन सा मंदिर है, यही राजस्थान का आपको देखने को मिलता है, दिलवारा का आपको माउंट आबू आपको देखने को मिलता है ना, राजस्थान में जो ये माउंट आबू आपको पर्वत पर देखने को मिलता है, दिलवारा का जैन मंदिर देखने को मिलता है ना। तो ये दिलवारा का जैन मंदिर, आप राजस्थान गए होंगे तो देखे होंगे किस तरह का मंदिर है ना, पहाड़ों के ऊपर में जो है एकदम प्यारा सा बना हुआ है। अगला प्रश्न ले लेते हैं कि आपको नौरोज जो देखने को मिलता है नामक प्रसिद्ध आपको फारसी त्योहार, और आसान सा प्रश्न है कि नौरोज जो स्टार्ट किया था, नौरोज फारसी ये त्योहार है, नौरोज को स्टार्ट करने वाला कौन सा शासक था, नौरोज को स्टार्ट करने वाला था गयासुद्दीन आपको बलबन के द्वारा, है ना। तो गयासुद्दीन बलबन, बलबन के द्वारा आप पढ़ते होंगे दिल्ली सल्तनत में कि बलबन के बारे में, और बलबन जब पढ़ते हैं तो बलबन के यहाँ पर हो जाता है आंसर, ठीक है, याद रहेगा। तो गयासुद्दीन बलबन है ना, 1200 आपको 66 से 1286 तक इसका शासनकाल रहता है, 1266 से लेके 86 तक, और उसके बाद तो 1290 में जो है आपको देखने को मिलता है ये खत्म ही हो जाता है पूरी तरह से, ये वंश ही खत्म हो जाता है। चलिए अगला बात करते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है कि इनमें से कौन सा सम्राट जो आपको देखने को मिलता है, सम्राट क्या है, सम्राट क्या है, सम्राट जो है अकबर के शासन काल में जो है राजस्व मंत्री थे। आसान सा प्रश्न है, ऐसा कोई है कि जब आपकी नहीं इनको पता, जिनको पता नहीं होगा। आपको 84 का क्या दे रहे हैं भाई साहब, 84, चलिए 84 का 83 का आप दे चुके हैं, बी नंबर दिए हैं आपको शंभू कुमार जी दिए हैं, और उसके बाद जो है आप 84 का बी नंबर आंसर दिए हैं। अभी हम आप 84 पे हैं भाई साहब, पीछे चल रहे हैं, चलिए आप पीछे मिला लेंगे, मेरे द्वारा आंसर तो करवा दिया गया है, आप मिलाते जाएंगे। तो हम अभी हैं 94 नंबर पर, थोड़ा सा आप पीछे चल रहे हैं, क्यों ऐसा हो गया है, ये इतना पीछे हो गए हैं, हम 94 पर हैं, आप 84 पर हैं। इनमें से जो है कौन सा आपको सम्राट जो अकबर के शासनकाल में जो राजस्व मंत्री थे, तो राजस्व मंत्री आपको पता है कि राजस्व मंत्री कौन थे, आपको टोडरमल, है ना, टोडरमल जो आपको देखने को मिलता है यही आपको राजस्व मंत्री थे, ठीक है। हिस्ट्री का प्रश्न तो आपके लिए आसान सा प्रश्न है ना, जिसपे बातचीत करने वाला होगा केवल उसी पर बात करेंगे। सम्राट अकबर का आपको मकबरा, पहला प्रश्न ये अकबर से ही ना प्रश्न था, चलिए अकबर से प्रश्न, दोनों प्रश्न अकबर से ही है, चलिए ठीक है। आपको सम्राट अकबर का जो है मकबरा, तो सम्राट अकबर का जो मकबरा यदि बात करते हैं ये कहां पर है, आगरा के, अब ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन में हम ले लेंगे, 4 में से एक ले लेंगे आगरा, लेकिन आगरा के निकट देखने को मिलता है सिकंदरा में देखने को मिलता है, आगरा के निकट क्या है, सिकंदरा, नजदीक में ही है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है,
आगरा के पास में है सिकंदरा, तो आगरा के निकट आपको सिकंदरा देखने को मिलता है, और अकबर का जो मकबरा है स्थापित है सिकंदरा में ही स्थापित आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगले प्रश्न पर, कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक किसी मृत व्यक्ति का जो है स्मारक नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा स्मारक नहीं है। बीबी का मकबरा आपको देखने को मिलता है, औरंगजेब की पत्नी जो है, औरंगजेब अपने पत्नी के लिए बीबी का मकबरा बनाया। ताजमहल जो है ये तो जान ही रहे कि ये तो मकबरा ही है ना, शाहजहां जो अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनाता है, ठीक है। यदि एतमाद उद्दौला का मकबरा करता है तो नूरजहां जो है अपने पिता की याद में जो है एतमाद उद्दौला का मकबरा बनाते हैं। उसके बाद यदि बात करें कि चार मीनार, तो चार मीनार जो है यह आपको देखने को मिलता है, यह मस्जिद है, ठीक है। और ये जो मस्जिद देखने को मिलता है ये आपको क्या मकबरा नहीं है, किसी आपको व्यक्ति का मकबरा ये नहीं है। तो आंसर आपके चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद पढ़ते होंगे, है ना। चार मीनार जो है आपको हैदराबाद की शान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें कि धर्म सभा का संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन था। धर्म सभा पढ़े होंगे, 2 से 3 सभा आपको देखने को मिलता है ना, सती प्रथा, धर्म सभा। और सती प्रथा के विरोध में, सती प्रथा कब आता है, तो सती प्रथा 1829, जल्दी से बोलेंगे, सती प्रथा कब, 1829। और इसी के विरोध में 1830 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा जो है बोला जाता है कि सती प्रथा जो है सही, मतलब इसके द्वारा कहा जाता है कि सती प्रथा सही है, जला दो महिला को, है ना, एकदम बिल्कुल मर्द गया पति जला दो। कौन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ये राधाकांत देव, इसलिए इसका इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। लेकिन प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, ये राधाकांत देव 1830 ईस्वी में इसके विपक्ष में राजा राम मोहन राय के खिलाफ करते हैं, ये आपको धर्म सभा का आपको आंदोलन करते हैं या संस्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये राधाकांत देव इसका आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। चलिए यहां पर जो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी किस लिए दी गई थी, यदि बात करें कि राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात करें कि राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी किस लिए दी गई थी, तो आप जानते होंगे एक आपको नाम काकोरी ट्रेन एक्शन, है ना। अब जो है इसका नाम बदल दिया गया, वैसे प्रश्न आप लोगों को काकोरी ट्रेन डकैत के नाम से ही पूछा जाता है, लेकिन इसका नाम जो है बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये नाम चल रहा है तब तक ये चलने दीजिए, ठीक है ना। और 1925 ईस्वी में आप जानते हो कि आपको 9 अगस्त 1900 अगस्त में महीना में, लगभग अगस्त के महीना में, आप एक्यूरेट हमको याद नहीं है, लेकिन 1925 में, ठीक है, 1925 में ये घटना घटती है। आपको क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में एक स्थान देखने को मिलता है काकोरी, और उसी जगह जो है जो अंग्रेज का जो शस्त्रागार था, ट्रेन में जा रही थी, उसको जो है लूट लिया जाता है कुछ व्यक्तियों के द्वारा। बहुत सारे व्यक्ति इसमें रहते हैं, ऐसा नहीं कि 4 ही व्यक्ति रहते हैं, 4 व्यक्ति को फांसी की सजा दिया जाता है। और 4 व्यक्ति में जो फांसी की सजा दिया जाता है, जिसमें से आपको राम प्रसाद बिस्मिल को है लिखा हुआ कि फांसी की सजा, किन किन को फांसी की सजा दिया गया, यहाँ पर एक बार आप जल्दी से नाम सुनेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल, और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ आप देखेंगे अशफाक उल्लाह खां, है ना। किसको, तो ये अशफाक, और अशफाक जो आप सुनते होंगे अशफाक उल्लाह खां, तो अशफाक उल्लाह खां को जो है फांसी की सजा यहीं पर दिया गया। आप नाम एक और सुनेंगे, राजेंद्र लाहिरी, किसके बारे में सुने होंगे, राजेंद्र लाहिरी के नाम सुने होंगे। तो राजेंद्र लाहिरी भी कहां पर, तो राजेंद्र लाहिरी आपको देखने को मिलेगा, इनको भी फांसी की सजा दे देगा। उसके बाद रोशन सिंह सुने होंगे, रोशन सिंह, है ना, रोशन सिंह। तो यहां पर कितना नाम हो गया, यहां पर 3 नाम हो गया आपको, अशफाक उल्लाह खां हो गया, राजेंद्र लाहिरी हो गए, और रोशन सिंह हो गए, और राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। तो अब इनको जो है 4 को जो है अलग अलग जेलों में सजा दिया, मतलब फांसी दिया गया, ये 4 को ही फांसी दिया गया। और ये जो 4 को फांसी दिया गया कहां कहां पर, तो आपको सबसे पहले यदि बात करें कि अशफाक उल्लाह खां को, तो अशफाक उल्लाह खां को दिया गया कहां पर, तो इनको दिया गया था फैजाबाद में, जिनको कि आजकल जो है आप अयोध्या के नाम से जानते हैं ना, फैजाबाद। तो फैजाबाद और फैजाबाद के इस आसपास में आप अयोध्या के होंगे, इसके 50 किलोमीटर रेंज में जो आपको जितने भी आपको जगह भी बोल रहे हैं, वो जगह आपको देखने को मिल जाएगा। यदि बात करें कि राम प्रसाद, आपको बिस्मिल से प्रश्न है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को देखेंगे कि इस जेल में दिया गया, ये गोरखपुर के जेल में इनको फांसी की सजा दिया गया, है ना। और उसके बाद यदि बात करें कि रोशन सिंह को, तो रोशन सिंह को जो दिया गया कहां पर, ये नैनी के जेल में दिया गया था। वहीं पर यदि बात करें कि आपको राजेंद्र लाहिरी को कहां पर दिया गया था, राजेंद्र लाहिरी को गोंडा में दिया गया था। सभी ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ये बात करें कि राजेंद्र लाहिरी को, तो राजेंद्र लाहिरी को कहां पर, ये गोंडा में, अच्छे से याद रखेंगे। रोशन सिंह को कहां पर, तो ये नैनी में। और अशफाक उल्लाह खां को कहां पर दिया गया था, तो फैजाबाद में दिया गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर दिया गया था, गोरखपुर में दिया गया था। 4 व्यक्ति को ही काकोरी ट्रेन एक्शन में जो है फांसी की सजा दिया गया था। 4 व्यक्ति को जो है आजीवन, 17 व्यक्ति को जो है क्या लगभग जो है आपको आजीवन कारावास दिया गया था, और 4 व्यक्ति को जो है कठोर कारावास दिया गया था। 17 को आजीवन, 4 को कठोर, और 4 को जो है फांसी की सजा दिया गया था। इस तरह से जो है ये आप याद रखेंगे, आपको 9 अगस्त 1925 से आप काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में।
अगला प्रश्न आपके लिए है, आसान सा प्रश्न है। कैबिनेट मिशन वर्ष 2000 किस वर्ष में जो है भारत आता है? तो कैबिनेट मिशन आप समझ रहे हैं, आसान सा जवाब है 1946 ईस्वी में। ये पहले प्रश्न पर भी हम बातचीत कर चुके थे कि 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। यदि बात करें कि अगला प्रश्न आपके लिए है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है और उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। एक कथन आप लोगों को जो है फिक्स है कि आएगा, एक कथन आएगा। और एक कथन, यदि आप बात करें कि बिहार दरोगा से लेकर बिहार आपको पुलिस, बिहार पुलिस से लेकर आपको मद्य निषेध, एक कथन फिक्स है। और यहाँ पर एक कथन आपके लिए है कि आपको भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से, भारत को किससे जनता आशा है? उसकी जनता से। और उच्च वर्ग जो है, जो शारीरिक एवं नैतिक रूप से क्या है, जो उच्च वर्ग व्यक्ति होते हैं वो जो है निचले वाले व्यक्ति को जो है बोलता है मर रहा है, मरने दो, है ना। मतलब कि नैतिकता जो है उसका मरा हुआ है जो उच्च वर्ग में है। ये कथन किनका है? ये कथन अपना प्यारा सा कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है। किनका कथन है? तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। तो अच्छे से इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगले हम लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हम चल रहे हैं 101 नंबर प्रश्न पर और 101 सीरीज पर चल रहे हैं। यहाँ पर आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। सबके लिए प्रश्न है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कल भी प्रश्न था माध्यमिक क्षेत्र से, कल कपास के रेशे के बारे में था, और यहां पर पूछ रहा है कि माध्यमिक क्षेत्र, अब पूछ रहा है कि मध्यम क्षेत्र। आपको 3 प्रकार का क्षेत्र बोले थे। आपको सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र बोले थे ना, और प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी कृषि संबंधित आएंगे, कृषि किससे आएंगे? प्राथमिक में आएंगे। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र आता है, तो और द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आएगा? जो भी आपको मशीनरी आएगा, जितनी भी मशीनरी जो आपको निर्माण विनिर्माण कर सकते हैं, कि आपको मशीन कर सकते हैं, निर्माण होगी तो मशीन की प्रक्रिया होगी तो निर्माण, या उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा तो विनिर्माण। तो निर्माण और विनिर्माण। और उसके बाद यदि बात करें कि जब सामान बन गया आपका, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? तृतीयक सेवा चाहिए। आपको इसको क्या किसी न किसी के पास जो है आपको भेजना है। और पूछ रहा है कि माध्यमिक मतलब कि आप द्वितीयक सेक्टर के बारे में पूछ रहा है, और द्वितीयक सेक्टर में कौन सा आ जाएगा? उद्योग आ जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम लेते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने में स्क्रीनिंग के सामने है। नीचे दिए गए आपको विकल्पों में से नाबार्ड का आपको पूछा कि पूर्ण रूप क्या है ना। नाबार्ड का पूछा। नाबार्ड आप सुने होंगे, नाबार्ड बैंक है जो कि किसके लिए काम करती है? किसानों के लिए खास करके आपको देखने को मिलता है आपको ये काम करते हुए। और ये कब? 1982 में इसकी स्थापना की जाती है, 1982 में। और इसका नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आपको बैंक, जो किसान वर्ग हैं, इनके लिए एक स्पेशल बैंक की स्थापना की गई थी। इसका नाम था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जो की स्थापना होती है 1982 ईस्वी में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आप जानते होंगे। और पूछता है नाबार्ड का, यही सब छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। उसके बाद बात करें कि भीम का पूर्ण रूप क्या है। भीम आप ऐप चलाते हैं, और भीम का यदि बात करें कि भीम का पूर्ण रूप, यदि बात करें कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? ये भारत इंटरफेस आपको फॉर मनी, है ना। भारत आपको इंटरफेस फॉर मनी है। इसका मतलब है आंसर आपका क्या हो जाता है? आंसर आपका डी नंबर आंसर आपका देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके लिए कौन सा है? कि करों। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स वाला जो प्रश्न है अच्छे से उस प्रश्न को पढ़ेंगे। करो जो टैक्स आप बोलते हैं कि कटौती के बाद जो है व्यक्ति के पास जो है उपलब्ध आय को जो है क्या कहते हैं? यह जो मान लेते हैं कि जो आपके पास आय है, इनकम है, उसमें से किसको काट देना है? उसमें से आपको काट देना है किसको? टैक्स। यदि भारत सरकार लेती है, कोई भी सरकार, आपको राज्य सरकार हो या कोई भी सरकार आपको टैक्स लेती है, तो उस टैक्स को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। टैक्स को क्या कर रहा है? कटौती के बाद बोल रहा है कि व्यक्ति के आपके पास टैक्स के बाद जो आय बचती है उसी को बोला जाता है यह प्रयोग के लिए उपलब्ध है ना। प्रयोग लिखा हुआ रहेगा, या प्रयोग क्या लिखा हुआ प्रश्न में लिखा हुआ, ये तो आपको पीपीटी है, प्रश्न में हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। प्रयोग के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये जो है आपके लिए प्रयोग के लिए जो है उपलब्ध आय आपके लिए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आंसर आपका यही है। अब आप बताएंगे जैसे कि कोई नगद, अब इसमें से टैक्स नहीं रहेगा, केवल प्रयोग रहेगा। आप बताइए, आप कह सकते हैं कि ये सब आंसर क्यों नहीं हुआ, ये भी तो पूछ सकते हैं। जो नगद आपको कोई रुपया व्यक्ति दिया, मान लेते हैं कि आपको 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, कोई आपको नगद रुपया दिया, तो जरूरी नहीं है कि उससे टैक्स जो है खत्म होगा, हो सकता है कि उसमें टैक्स भी इंक्लूड हो। यदि आपको वेतन जो प्रोवाइड की जाती है किसी भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो उसमें क्या टैक्स हटा करके? टैक्स नहीं, टैक्स भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। यहाँ पर टैक्स भी रहता है, और समान आय तो बिल्कुल समान आय में क्या रहेगा? टैक्स भी इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ पर ये तीनों में टैक्स इंक्लूडेड है, जबकि यहाँ पर टैक्स क्या है? इंक्लूडेड नहीं है। प्रयोग के लिए मतलब अब जब आपके लिए मान लेता है कि जो आपको कुल वेतन था, वेतन में से क्या कर दिया?
टैक्स को माइनस कर दिया, और जब टैक्स को माइनस कर दिए, जो आपके पास अब धनराशि बचा उसी का तो आप उपयोग करिएगा। तो जब उपयोग आप करिएगा तो इसीलिए प्रयोग के लिए उपलब्ध है, केवल आपको इसका आंसर हो जाता है। आंसर वैसे आसान सा है लेकिन थोड़ा सा है प्रश्न समझने वाला। लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, अच्छे से देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में जो है भारत के किस क्षेत्र में जो है आपको एफडीआई प्रभाव जो है सबसे ज्यादा रहा है। तो एफडीआई के बारे में पूछा है, तो एफडीआई आपको जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है किस सेक्टर में सबसे ज्यादा, क्या सेवा के क्षेत्र में, या कीटनाशक के क्षेत्र में, या दूरसंचार, या खाद्य प्रसंस्करण में। तो आप देखते हुए कि जो एफडीआई है, तो एफडीआई आपको देखते कि आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपको देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा जो आपको प्रभाव देखने को मिलता है इसका किसका देखने को मिलता है, ये सेवा क्षेत्र का देखने को मिलता है। हम लोग तो सेवा क्षेत्र के ही, आप भारत वाला जो है सेवा क्षेत्र में ही सबसे आगे निकला हुआ है, तो ये आपको सेवा क्षेत्र, यदि सेवा क्षेत्र नहीं रहता तब हम लोग दूरसंचार पर जाते हैं ना, और दूरसंचार नहीं रहता खाद्य प्रसंस्करण, और इसके बाद किस पे जाते हैं, अंत कीटनाशक पर तो हम लोग बहुत कम काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है किस पे, आपको सेवाएं पर, है ना। तो आंसर आपका देखने को मिलता है सेवा क्षेत्र देखने को मिलता है। तो आज का जो आपको सेगमेंट था, जो मदनी सेट का जो आपका सीरीज चल रहा है आपके लिए बिहार खास के मदनी सेट का, तो ये सेट आपके लिए आज 105 नंबर तक हम प्रश्न किए हैं, और 105 सीरीज जो है आपको आगे चलाते रहेंगे, और जितने भी आपको प्रश्न जब तक एग्जाम होगा लगातार आपको सीरीज हम करवाते रहेंगे, और आप लोग बने हुए रहेंगे। प्रश्न आपको थोड़ा थोड़ा देते हैं लेकिन उसमें आपको बहुत सिखाने का प्रयास रहता है मेरा कि कम से कम 35 क्वेश्चन आपको दिए, है ना। 35 क्वेश्चन दिए तो कम से कम ऐसा नहीं कि 35 क्वेश्चन पर बात, उससे ज्यादा बात करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन पर होता है कि चारों ऑप्शन पर बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पर यदि आवश्यकता नहीं है तो नहीं बात करते हैं, और हो सकता है कभी कभी आपको बाहर से भी जब जरूरत लगता है कि बाहर से भी बता दे, तो वो भी आपको स्लाइड लेके बताने का प्रयास रहता है। तो आज का हम सेगमेंट रखते हैं यहीं तक, इसके बाद जो है फिर से आप सर का क्लास होगी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है सेगमेंट, ये आप लोग बता सकते हैं। यदि आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट करके कम से कम फीडबैक दे सकते हैं कि आपके लिए बेहतर है या आपके लिए उचित नहीं है, जो भी है। यदि आप करंट अफेयर्स जुड़ना चाहते हैं तो मेरे भी चैनल से, आप जीएस मानचित्रा से भी जुड़ सकते हैं, सर के भी चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको लगता है सुविधा वहां से जुड़ सकते हैं मेरे चैनल पर, और आपको कुछ कुछ करवाया जाएगा। यहाँ पर आपके लिए जो है नया चैनल बनाए हैं, उस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, सर्च करेंगे जीएस मानचित्रा, और उस पर भी जो है आपको हम ही मिलेंगे, सर के चैनल पर तो आपको मिलते ही है ना। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करेंगे जीएस मानचित्रा, यहाँ पर भी हम आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे इस चैनल पर। रखते हैं आज का सेगमेंट यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।